दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्पेस टाइम क्वांटेनाइजेशन, जी हाँ, स्पेस टाइम क्वांटेनाइजेशन के इस स्पेशल एपिसोड में मैं हूँ मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुट्ठीगंज प्रयागराज, मकान नंबर 869 से। और कैमरामैन बोल रहा है, हमारा नाम लिख दीजिए भाई। तो कैमरामैन का नाम है रीमा जायसवाल, ठीक है। तो कैमरामैन स्टार्ट करें। तो रिचर्ड फेमन साहब हमेशा एक बात बोला करते थे कि अगर आपको फिजिकल फिनोमिना अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी फिजिकल फिनोमिना आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप सिंपल मॉडल से उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, यही चीज़ हमारे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर भी, जो आईसी बेंगलोर में हैं, वो भी समझाया करते थे, पहले सिंपल मॉडल बनाइए। तो स्पेस टाइम क्वांटाइजेशन को आज हम सिंपल मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कोई भी खाली स्पेस जो है, कोई भी खाली स्पेस, मान लीजिए इसके अंदर खाली स्पेस है, ना एनर्जी है ना मास है, कुछ नहीं है, और ये खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं है। इस स्पेस को अगर हम मीनिंग देना चाहते हैं खाली स्पेस में, तो कम से कम हमको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। ये बाउंड्री ही वास्तव में रियलिटी है, और ये बाउंड्री ही स्पेस को मीनिंग देती है। ये बाउंड्री 3D बाउंड्री है, और किसी भी 3D बाउंड्री को हम 2D शीट से बना सकते हैं। 2D शीट से हम इसको आपस में मोड़ मार के 3D बाउंड्री बना सकते हैं। मज़े की बात है कि स्पेस में कुछ नहीं है, तो ये बाउंड्री किससे बनी है? दोस्तों, ये बाउंड्री स्पेस में हर जगह मौजूद है। कहीं पे भी स्पेस में, ये हर जगह, जो भी यूनिवर्स का स्पेस है उसमें ये बाउंड्री जो है, अलग अलग शेप्स में ये बाउंड्री हर जगह फैली हुई है स्पेस में। और ये बाउंड्री ही जो है स्पेस को डिफाइन करती है ना। ये बाउंड्री जो है स्पेस की, यही बेसिक फ्रेमवर्क है, यूनिवर्स का बेसिक फ्रेमवर्क है ना। और चूंकि ये बेसिक फ्रेमवर्क में ये बाउंड्रीज हर जगह हैं, तो इसलिए इस बाउंड्री का हम मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़, कोई भी एक्सपेरिमेंटल तरीके से ये जो बाउंड्री 3D में खींची गई है इस 2 डायमेंशनल शीट से, इस 2 डायमेंशनल शीट का कभी भी मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा मास हमेशा जीरो रहेगा। ये कुछ इस तरह से है कि किसी तराजू में अगर हम किसी चीज़ का मास कैलकुलेट करना है तो उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर जिस चीज़ का वेट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो क्या बोलते हैं, तराजू का हिस्सा है या वेट मशीन का हिस्सा है, तो फिर हम इसको जीरो मान लेते हैं। तो एक्चुअली में ये जो शीट है 2 डायमेंशनल शीट, इसीलिए हम इसको कहेंगे मासलेस शीट। क्या कहेंगे? मासलेस शीट। और मासलेस शीट जब 3D में फोल्ड हो जाएगी तो हम इस फंडामेंटल पार्टिकल को कहेंगे क्या? मासलेस पार्टिकल। क्या कहेंगे? मासलेस पार्टिकल। और ये पार्टिकल यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, और इसी मासलेस पार्टिकल को एक्चुअली में हम क्या कहेंगे? ग्रेविटॉन। दोस्तों, ये जो शीट है, ये शीट ही ग्रेविटॉन या 3D पार्टिकल्स को जन्म देती है। और अगर हम स्पेस में 2 पॉइंटों को ले लें, ए और बी, ए एंड बी, जिनकी फिजिकल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दिख रही है ए एंड बी, तो हम पता लगा इसमें 3 शीट कैसे भर सकते हैं। 3 पार्टिकल को 3 शीट हम यूज कर लें, और 3 फंडामेंटल पार्टिकल से हम स्पेस को बराबरी से भर ले। हम दिखा नहीं पा रहे हैं, आँख में दिक्कत है, लेकिन ये इक्विवेलेंट 3 शीट्स के हैं ना। लेकिन जब हायर ग्रेविटी में जाते हैं, ब्लैक होल के पास जाते हैं, या बहुत हाई डेंस मैटर के तरफ बढ़ते हैं, मास के तरफ, तो पता लगा जब ग्रेविटी बढ़ती है तो होगा क्या कि इन्हीं 2 फिजिकल डिस्टेंसेस ए और बी के बीच में अब यहाँ पर शीट्स को और ज़्यादा क्रिपल कर लीजिए, चुरमुरा लीजिए, तो अब पता लगा कि शीट्स
छोटे छोटे ग्रेविटॉन पार्टिकल्स से भर गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो 3 शीट्स थी, टोटल शीट्स जो कंज्यूम हुई हैं 3 मासलेस पार्टिकल्स, अब पता लगा ए और बी के बीच में 30 शीट्स और 3D में 30 मासलेस पार्टिकल्स हैं ज़्यादा ग्रेविटी में। अब इस बेसिक शीट में अगर कोई डिस्टरबेंस इस शीट में जिसका मास नहीं है, मासलेस शीट है, क्योंकि ये एक्चुअली में बेसिक फ्रेमवर्क के कारण है और एनर्जी और मास E बराबर mc² से रिलेटेड हैं, तो इस मासलेस शीट की एक अपनी एनर्जी है, इसको आप एनर्जी शीट भी बोल सकते हैं। और जब भी एनर्जी शीट जो है आपस में फोल्ड होगी तो ये ग्रेविटॉन के मासलेस पार्टिकल बनाएगी, ठीक है ना। अब ये इस शीट में, इस बेसिक शीट में या 3D पार्टिकल में आप देखिए, इस शीट में कहाँ दिखा दें, यहाँ पे शीट में, इस शीट को बड़ा कर लीजिए और थोड़ा, और ये 3D में ये ग्रेविटॉन पार्टिकल की तरह बड़े से भी दिखेगा। तो इस शीट में डिफॉर्मेशन कर सकते हैं या डिस्टरबेंस कर सकते हैं। वो डिस्टरबेंस प्लेन के ऊपर नीचे या एक ही प्लेन में हो सकता है ना, एक ही प्लेन में हो सकता है, समझ रहे हैं ना। ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है ना। या ये जो 3D पार्टिकल है, 3D शीट है, ये ऊपर डिस्टरबेंस हो सकता है या नीचे हो सकता है, प्लेन के आगे पीछे हो सकता है ना। तो ये पार्टिकल प्लेन के ऊपर नीचे आगे पीछे मतलब वाइब्रेट कर सकता है। जब भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा ना, तो उस डायरेक्शंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होगा, और प्लेन में अगर वाइब्रेशंस है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव होगा, ठीक है। और यही वाइब्रेशंस शीट्स में, ये दोनों तरह के वाइब्रेशंस किसी भी शीट में, शीट के जिस दिशा में शीट है उस सरफेस पे c की स्पीड से चलते हैं। क्या? c की स्पीड से, लाइट की स्पीड से ये डिस्टर्बेंसेस चलते हैं, ठीक है। तो अगर लाइट जब लोअर ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेंगे जहाँ पे 3 मासलेस पार्टिकल या 3 शीट्स हैं, और अगर हम टाइम को इस तरह से, वहाँ पे घड़ी को इस तरह से डिफाइन करें कि ए से बी में जितनी समय में ये डिस्टरबेंस जो है ए से बी में पहुँच जाएगा वो 1 सेकेंड होगा, तो चूँकि शीट फंडामेंटली वही है, ग्रेविटॉन शीट या एनर्जी शीट या फंडामेंटल पार्टिकल चूँकि वही है, बस इसका साइज चेंज हुआ है, यहाँ ज़्यादा स्पेस ले रही है, यहाँ कम स्पेस ले रही है, लेकिन शीट का सरफेस एरिया टोटल वही है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में जहाँ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स वो कवर करेगा लाइट, तो 1 सेकंड कहलाएगा, 1 सेकंड, घड़ी का 1 सेकंड स्केल बनेगा, और लीनियर डिस्टेंस ए भी कवर होगी। लेकिन इसी 1 सेकंड में जो लाइट चूँकि इसी सरफेसेस से, इन्हीं फंडामेंटल शीट से ही भाग रही है, तो पता लगा यहाँ टोटल 30 पार्टिकल हैं, लेकिन हमको बताया ना कि शीट तो टोटल सरफेस एरिया वही है, तो शीट्स में जहाँ से चालू होगा फिर पूरा सरफेस कवर करेगा। तो जितने समय में यहाँ 3 पार्टिकल यहाँ कवर की है लाइट, उतने समय में 3 मासलेस पार्टिकल को यहाँ पे कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो पता लगा 1 सेकंड में जो लीनियर डिस्टेंस कवर हुई है वो AB है, और इस AB डिस्टेंस को ही हम वास्तव में जो लाइट कवर करेगी उसको 1 सेकंड कहेंगे। तो इसी 1 सेकंड में जब इसी घड़ी से हम यहाँ पे देखेंगे तो लाइट जो है वो 3 पार्टिकल्स को, ग्रेविटॉन्स के सरफेस को कवर कर रही है, 3 शीट को पार कर रही है। लेकिन फिजिकल डिस्टेंस जो आप देखेंगे, चूँकि इसमें 30 पार्टिकल्स हैं, तो ये फिजिकल डिस्टेंस जो इसने कवर की 3 ग्रेविटॉन पार्टिकल्स में, वो मात्र क्या बोलते हैं 1/10 ही, 1/10 ही, 1/10 डिस्टेंस ही कवर की। अगर हम घड़ी इस फ्रेम में, कहाँ पे, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पे घड़ी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंस ए और बी है, जो यहाँ भी वही ए और बी की लीनियर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में अगर डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, मतलब 30 पार्टिकल्स को क्रॉस कर जाए, तो वो 1 सेकेंड होगा। तो जाहिर सी बात है कि हायर ग्रेविटेशनल फील्ड में
जो समय है 1 सेकेंड वो ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 पार्टिकल्स को लाइट को कवर करना पड़ेगा और किसी एक पार्टिकल में टोटल कवर करने में एक सरफेस एरिया चूँकि फिक्स है, तो इसलिए एक पार्टिकल को कवर करने में जो टाइम t1 अगर है, तो यहाँ पर लोअर ग्रेविटेशनल फील्ड में 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 3t1, जहाँ 3t1 वो टाइम है जिसमें लाइट का डिस्टरबेंस एक शीट के सरफेस को कवर करता है, और यहाँ पर 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 30t1 के। क्या हो जाएगा? 30t1 के। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर 1 सेकेंड ज़्यादा लंबा होगा और वहीं पर यहाँ पे 1 सेकेंड जो घड़ी का होगा वो 3t1 के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? वो छोटा होगा। या दूसरी तरीके से ये कहें कि अगर हम घड़ी लेके देखेंगे तो ए से बी में पहुंचने में 3t1 टाइम लगा, मतलब ये 1 सेकेंड यहाँ की घड़ी के हिसाब से लगा, और इसी 1 सेकेंड में या 3t1 सेकेंड में 3 पार्टिकल्स यहाँ भी पास होंगे, किए जाएंगे 1 2 3, लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगी वो 1/10 होगी। यहाँ की घड़ी के हिसाब से देखेंगे तो पता लगा जो 1 सेकेंड है वो 30t1 के बराबर है, तो मतलब इस 1 सेकेंड में यहाँ पे जो घड़ी रीड करेगी वो 1/10 सेकेंड रीड करेगी, और जो डिस्टेंस रीड इस समय जो डिस्टेंस कवर हुआ है लीनियर डिस्टेंस, वो भी क्या बोलते हैं 1/10 रहेगी। लेकिन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे इस फ्रेम से, यहाँ की घड़ी और यहाँ की डिस्टेंस के हिसाब से, तो लाइट की स्पीड 1/10 डिवाइडेड बाई 1/10 वही आएगी, मतलब c आएगी, जो यहाँ पे निकालेंगे एक्चुअली में जो डिस्टेंस है वो इसकी 10 गुना है, और जो समय है वो भी इसके 10 गुना है, तो वहाँ पे भी स्पीड जो आएगी यहाँ के घड़ी के हिसाब से वो भी वही चीज़ कैलकुलेट करेगा। तो लाइट की स्पीड जो रहेगी, चाहे लोअर ग्रेविटेशनल फील्ड हो या हायर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कैलकुलेशन में वही आएगी, क्योंकि घड़ी जो है हायर ग्रेविटेशनल फील्ड में स्लो चलने लगती है और लोअर ग्रेविटेशनल फील्ड में वो धीमे चलती है ना। और ये इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेविटॉन पार्टिकल्स को जो ट्रेवल करना है लोअर ग्रेविटेशनल फील्ड में वो 3 है, हायर ग्रेविटेशनल फील्ड में वो 30 है, और जब आप ब्लैक होल के करीब पहुंचोगे, जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटी हो जाएगी, तो पता लगा ये दोनों शीटें हैं आपस में कोइलेस करने लगेंगी। तो लाइट एक शीट से दूसरी शीट में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कर ही नहीं पाएगी। लाइट एक ही पॉइंट पर c की स्पीड से घूमने लगेगी, और चूंकि घड़ी हमने डिफाइन की है कि वो a से b में जो समय लगेगा वही 1 सेकेंड होगा, तो ब्लैक होल के समय पे क्या होगा कि लाइट मूव करना बंद कर देगी, क्योंकि टाइम जो हो जाएगा वो फ्रीज हो जाएगा, समय जो हो जाएगा टाइम फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि लाइट हमेशा एक पॉइंट पे फिक्स हो गई है। जब भी लाइट एक पॉइंट पर एक स्पेस में फिक्स हो जाएगी तो कुछ मानो ऐसा होगा कि बेसिक शीट में डिस्टरबेंस हमेशा के लिए लॉक हो गया। जब भी ये डिस्टरबेंस एक बेसिक शीट में लॉक हो जाएगा तब आपको मास की प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? मास की प्रॉपर्टी आपको पहली बार मिलेगी। समझ में आ रही है ये बात? तो ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल हैं, और ये मासलेस पार्टिकल अगर आपस में ओवरलैप करने लगें तो लाइट का डिस्टरबेंस मास की प्रॉपर्टी देने लगेगा। मतलब क्या है कि जब तक ये मासलेस पार्टिकल्स ओवरलैप नहीं करेंगे तो लाइट ट्रेवल करेगी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में। समझ रहे हैं ना? तो ये मासलेस पार्टिकल मासलेस रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये दो एक सरफेस के अंदर दूसरा सरफेस हाइड हो जाएगा तो लाइट जो है एक सरफेस से दूसरे सरफेस, फिर दूसरे सरफेस से उसी से सरफेस 1 पे लाइट स्टार्ट हुई एक पॉइंट पर, सरफेस 2 पे पहुंचती है, सरफेस 2 से दूसरा सरफेस चालू होता है वहाँ पहुँचती है, तो लीनियर डिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन अगर सरफेस 1 से एक पॉइंट पे स्टार्ट हुई, सरफेस 2 पे पहुँचती है, मतलब सरफेस 1 को पूरा कवर कर लेती है और दूसरा सरफेस उसी के अंदर चालू हो रहा है, हाइड हो गया है, तो लाइट आगे बढ़ेगी नहीं। समझ रहे हैं? इन स्थितियों में
जो एक्स्ट्रा डिस्टरबेंस है इन शीट्स में वो एक पॉइंट पे लॉक हो जाता है। हम कहते हैं कि मासलेस पार्टिकल जब भी आपस में कोलेस कर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मास बनाने लगेगा, मास की प्रॉपर्टी देने लगेगा। होता कुछ इस तरह से है कि जब ये मासलेस पार्टिकल्स में कोई डिस्टरबेंस होता है ग्रेविटॉन में सपोज, तो अभी हम शीट के रूप में देखें तो ये डिस्टरबेंस एक ग्रेविटॉन पार्टिकल से दूसरे शीट में जाता है, ठीक है ना, जाएगा। लेकिन अगर कुछ कारण ऐसा हो जाए, ये शीट्स आपस में ऐसी अरेंज हो जाएं, आपस में ये शीट्स ओवरलैप करने लगे, मतलब ग्रेविटॉन पार्टिकल्स आपस में अगर ओवरलैप करने लगें, तो ये जो डिस्टरबेंस है वो एक्चुअली में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं ना। जो ऊपर का डिस्टरबेंस है उसको हम अगर शीट को बड़ा कर लें तो जो ऊपर का डिस्टरबेंस है उसको हम पॉजिटिव साइन दे दें, या इसको कहें पॉजिटिव चार्ज, और इसको कहें नीचे के डिस्टरबेंस को नेगेटिव साइन नेगेटिव चार्ज, तो इस मासलेस शीट में ये डिस्टरबेंस जो आगे बढ़ता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में लाइट की स्पीड से, अगर ये शीट को छोड़ ना पाए, मतलब ये डिस्टरबेंस आगे ना बढ़ पाए, समझ रहे हैं, मतलब ग्रेविटॉन के शीट्स आपस में कोलेस करने लगे और एक सरफेस के अंदर दूसरा सरफेस आ जाए, तो इन परिस्थितियों में डिस्टरबेंस जो अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टरबेंस सी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, एक्चुअली में ये डिस्टरबेंस रीअरेंज हो सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, कई सारी शीट्स जब आपस में एक ही पॉइंट पर आ जाएं वो अपने डिस्टरबेंसेस के साथ, तो पॉजिटिव डिस्टरबेंस जो है, ये डिस्टरबेंस जब आगे ना बढ़ पाए, लोकलाइज होने लगे, प्लस मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला नेगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर ये आगे बढ़ने में दिक्कत होने लगे, शीट्स आपस में उलझ जाएं, तो पता लगेगा कि पॉजिटिव डिस्टरबेंस एक तरफ आ गए। कहने का मतलब है पॉजिटिव डिस्टरबेंस जो रहेगा, ये आपको दिखाएं यहाँ पर कि ये ग्रेविटॉन शीट है, ये ग्रेविटॉन शीट में सारी ग्रेविटॉन शीट को एक शीट बना लिए हैं और ये डिस्टरबेंस अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, समझ रहे हैं ना, किसी कारणवश प्लस माइनस ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो पता लगा क्या होगा कि पॉजिटिव डिस्टरबेंस शीट्स, ये जो बड़ी शीट दिखाए हैं, ये कई ग्रेविटॉन पार्टिकल्स आपस में उलझ गए हैं एक ही पॉइंट पर, या इस एक के अंदर एक कई शीट्स आ गई हैं, उलझ गई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये चार्जेस, समझ रहे हैं। तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आने, शीट अब इस तरह से मतलब डिफॉर्म हो, ये सारी शीट्स इस तरह से डिफॉर्म हो कि सारे पॉजिटिव डिस्टरबेंस एक जगह लोकलाइज होने लगे और नेगेटिव डिस्टरबेंस एक जगह रीजन में आ जाएं। तो ये शीट्स जब इस तरह से इनके डिस्टरबेंस स्पेस में लोकलाइज होंगे, तो पॉजिटिव डिस्टरबेंस एक जगह पे आ गए तो ये न्यूक्लियस की फील्ड बनाएगी, और यही सारी शीट्स इस शीट में नेगेटिव डिस्टरबेंस एक जगह लोकलाइड हो गए, एक जगह लोकल हो गए, तो एक्चुअली में ये किसकी फील्ड बनाएगी, इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाएगी। क्या बनाएगी, इलेक्ट्रॉन फील्ड बनाएगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव जो शीट्स जो पॉजिटिव डिस्टरबेंस हैं, अब ये जो नेगेटिव डिस्टरबेंस हैं, अब ये आपस में ओवरलैप करने लगे, ये मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स, ये क्या है, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल जब ओवरलैप करने लगेंगे एक ही रीजन में, तो पता लगा पॉजिटिव फील्ड जो आपस में ओवरलैप करेगी पॉजिटिव पार्टिकल्स मासलेस पार्टिकल, तो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल बनाएंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव मासलेस जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेविटॉन शीट्स के एक तरह के स्पेशल डिस्टरबेंसेस को शो कर रहे हैं, अगर ये आपस में क्या करने लगे, ओवरलैप करने लगे, ये शीट्स ओवरलैप करने लगे, तो वास्तव में क्या होगा कि वही चीज़ होगी जो मैंने बताया कि एक शीट के अंदर दूसरी शीट आ गई और डिस्टरबेंस अब आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो एक्चुअली में एनर्जी जो है वो लोकलाइज्ड हो जाएगी। तो जब एक मासलेस नेगेटिव शीट
दूसरी मैग्नेटिक शीट जब ओवरलैप होगी तो मास का रीजनरेशन, मास बनेगा। क्या बनेगा? मास बनेगा। केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पार्टिकल दिख रहा है, यहाँ मास दिख रहा है इस पोजीशन x पर ना, इस पोजीशन x पे मास अगर दिख रहा है तो यहाँ पर हमको ये मासलेस पार्टिकल्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के लिए मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, जैसे प्रोफेसर विजेश कुमार कटियार साहब HBTI कानपुर में पढ़ाते थे, तो हमको ये मासलेस पार्टिकल्स को बैलेंस करने की आवश्यकता है इस पोजीशन x पर ना। और ये मासलेस पार्टिकल की जो डेंसिटी, अगर उसको हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को साई से रिप्रेजेंट करें, और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को साई से रिप्रेजेंट करें मतलब चार्ज डेंसिटी को, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को किस, जब पार्टिकल यहाँ है पर यूनिट वॉल्यूम अगर इससे रिप्रेजेंट करें तो ये समय के साथ जो ये चेंज होगी इसके 3 कंपोनेंट होंगे। इसके जैसा पिछले एपिसोड बताया, मासलेस पार्टिकल्स जो हैं, जो एक तरह से ये, अब इनको मासलेस पार्टिकल की तरह ट्रीट करिए क्योंकि आपस में कोइलेस कर रहे हैं अगल बगल के रीजन, तो एक तरफ से ये मासलेस पार्टिकल डिफ्यूज होंगे, एक तरफ से बाहर निकलेंगे। तो एक जो डेंसिटी चेंज होगी पर यूनिट वॉल्यूम मासलेस पार्टिकल्स की, एक्चुअली में डिफ्यूजन के कारण चेंज होगी -d, मासलेस पार्टिकल की जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, मासलेस पार्टिकल की जो डिफ्यूजन वाला टर्म लिखेंगे। दूसरा जो टर्म होगा कि ये जो कि पार्टिकल है ये मूव भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव भी कर रहा है, तो मूव के कारण मासलेस पार्टिकल को वापस ठेलेगा भी। तो दूसरा टर्म जो लिखेंगे वो रिबाउंड का टर्म लिखेंगे एक कांस्टेंट के साथ, और पार्टिकल की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी फील्ड में उसको ux से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी ux पे डिपेंड करेगी, और जितने मासलेस पार्टिकल की कंसंट्रेशन होगी उतने को रिबाउंड करेगा ये ना, डिफ्यूजन के खिलाफ। समझ रहे हैं? आगे ना। तो ये 2 टर्म आएंगे। तीसरा टर्म आएगा, ये पार्टिकल्स, कैमरामैन रीमा बोल रहा है कि हमारा भी नाम लिया जाए, तो ये जब मासलेस पार्टिकल आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो इसके कारण मासलेस पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी और वो मास बना लेगी। तो तीसरा टर्म जो आएगा, एक तीसरा टर्म भी होगा s मल्टीप्लाइड बाई, वो भी किसका फंक्शन होगा? पार्टिकल जितना तेज मूव करेगा उतनी जल्दी आपस में पार्टिकल कोलाइड करेंगे, और जितनी कंसंट्रेशन रहेगी उतने अच्छे से कोयलेस करेंगे, मतलब बबल कोयलेस हो गई। जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता साहब वीनू सर के साथ नैनो पार्टिकल की मॉडलिंग पढ़ाया करते हैं IISc बेंगलोर में। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में इस तरह से मासलेस पार्टिकल्स को अगर हम बैलेंस करने की, पर यूनिट वॉल्यूम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, डेवर बाई डेवर टी, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को, मतलब चार्ज डेंसिटी को, और जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी, मतलब जिसमें मास नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फ्री चार्ज डेंसिटी FCD। ये कैसे चेंज होगी? ये डिफ्यूजन के कारण -d डेवर स्क्वायर बाई डेवर x स्क्वायर साई xt, प्लस मास जो इन मासलेस पार्टिकल को ठेल रहा है b इंटू ux इंटू इससे जो अपनी वेलोसिटी के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगी, जितने पार्टिकल्स होंगे मासलेस उसको ठेलेगा, प्लस जितने पार्टिकल कोयलेस होंगे वो उसको मासलेस पार्टिकल की संख्या को घटाएंगे क्योंकि वो कोयलेस करके अब मास बना ले रहे हैं। तो यही श्रोडिंगर इक्वेशन है। लेकिन हमारे जो हमने इंटरप्रिटेशन श्रोडिंगर साहब का ही इक्वेशन को इंटरप्रिटेशन उनको सेंटेनरी ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है बेसिक से एकदम आते हुए। ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में हिग्स फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिग्स फील्ड। और हिग्स साहब ने कहा भी था कि चार्ज ज़्यादा फंडामेंटल है मास से, और मासलेस पार्टिकल ज़्यादा फंडामेंटल है मास वाले पार्टिकल से। मास लेस चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी जो चेंज होती है पर यूनिट टाइम, वही एक्चुअली में श्रोडिंगर इक्वेशन का साई है। और उसके एक टर्म तो डिफ्यूजन का है, डेवर एक्स स्क्वायर का, दूसरा टर्म रिबाउंड का है, और तीसरा टर्म स्पिन का आता है, जो वास्तव में मासलेस पार्टिकल वास्तव में आपस में कोयलेस करके डी नीवो मास की सिंथेसिस करने लगते हैं।
बाकी की चीज़ें एपिसोड्स हमने पिछले एपिसोड्स में बनाए हैं, आप पिछले एपिसोड्स को देखिए। तो एक तरह से आप देखिए कि कैसे हमने इस क्या बोलते हैं शीट्स के जरिए, इन ग्रेविटॉन शीट मॉडल के जरिए, एक्चुअली में मासलेस शीट के जरिए हमने ग्रेविटी से लेकर टाइम के स्लो होने से लेकर लाइट की स्पीड हर जगह एक ही क्यों मिलती है, और उससे कैसे लाइट का डिस्टरबेंस वास्तव में एटम बना लेता है, कैसे न्यूक्लियस की फील्ड बनती है, कैसे इलेक्ट्रॉन की फील्ड बनती है, इलेक्ट्रॉन की फील्ड नेगेटिव मासलेस पार्टिकल मतलब हिग्स पार्टिकल से कैसे बनती है, और हिग्स पार्टिकल कैसे आपस में ओवरलैप करके मास बनाते हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं इस तरह से, तो रियल टर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन में दो टर्म नहीं होते हैं, बल्कि एक तीसरा टर्म भी स्पिन वाला होता है, स्पिन का फैक्टर भी आता है, जो डिराक साहब ने श्रोडिंगर इक्वेशन को रिलेटिविस्टिक इक्वेशन का प्रयोग करते हुए अपने मैथमेटिकल मेथड से जो इस स्पिन टर्म को पाया, हम ये तीसरा टर्म स्पिन को भी पाते हैं, जो मास एनर्जी कन्वर्जन को एक्सप्लेन करता है। तो कैमरामैन बोल रहा है बहुत हो गया, बंद करो। नहीं तो ऐसी बात नहीं जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। और मैं हूँ मनीष जायसवाल और ये मेरी सिस्टर रीमा जायसवाल। आप लोग वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। उम्मीद है कि हम मासलेस पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले मासलेस पार्टिकल्स जो हैं वही वास्तव में हिग्स फील्ड को बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। थैंक यू।